हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका ट्रैक्शन सिस्टम। ट्रैक्शन सिस्टम में हमारा यूनिट 3 जो है अब स्टार्ट होने वाला है। जो आपका सिलेबस था ऑलरेडी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। तो अब जो यूनिट 3 है उसमें स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट के बारे में, ठीक है। कि अपना ओवरहेड सिस्टम इक्विपमेंट होता कैसे है, करेंट को कैसे कलेक्ट करते हैं, ओके। जो आपका कैटेनरी जो कंस्ट्रक्शन उस तरीके किस तरीके से होता है, पेंटोग्राफ क्या होता है, पेंटोग्राफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ्स, ठीक है। कितने तरीके का करंट कलेक्टिंग सिस्टम होता है, क्लियर। तो इन सब सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाई वन करके, ठीक है। तो उससे पहले ये जो यूनिट है उसमें हम लोग टोटली देखेंगे ओवर रेट के बारे में, ठीक है। जैसे जो अपना रेलवे का ट्रैक होता है, उस ट्रैक के ऊपर अपना क्या होता है, ओवर हेड कंडक्टर होता है, क्लियर। तो उसी ओवर हेड कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर हम लोग बात करें, ट्रैक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि लोहे की पटरी हम लोगों ने ट्रैक बना दिया, ठीक है, और मेरा काम खत्म। लेकिन अब अपने को सप्लाई लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना बहुत तरीके का अरेंजमेंट करते हैं, उसके ऊपर में ओवर हेड कंडक्टर दौड़ाते हैं, और उसी से हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई लेते हैं और अपनी ट्रेन को, लोकोमोटिव को क्या करते हैं, दौड़ाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक है वो यही है कि आपका ओवरहेड इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, ओवरहेड कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, कैटेनरी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, क्लियर। क्योंकि अपने को उसी को तो क्या करना है, जो अपना सप्लाई सिस्टम है उसी को तो अपने को अरेंज करना है। ट्रैक में तो कुछ नहीं है, ट्रैक तो सिंपल बना दिया, लेकिन उस ट्रैक के ऊपर अपना ओवरहेड लाइन को जो कई किलोमीटर तक होता है, जहाँ तक ट्रेन जाती है वहाँ तक अपने को क्या करना है, वहाँ तक वो कंडक्टर जाएगा, ठीक है। तो देन वहाँ पे अपने को स्पेशली अरेंजमेंट देखना है कि किस तरीके से उनका अरेंजमेंट किया हुआ है और कौन कौन से इक्विपमेंट या अपरेटस उसमें यूज हो रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई एक ही चीज़ यूज होगा काम खत्म हो गया, क्लियर। तो बहुत तरीके के जो इक्विपमेंट हैं उसमें यूज होंगे, क्लियर। और हर एक इक्विपमेंट का क्या है कि जितने भी इक्विपमेंट है सब अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट यूज होंगे, और सबका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कि अगर ये इक्विपमेंट अपन लगा देते हैं तो ओवरहेड जो सप्लाई है उसमें ये इम्प्रूवमेंट होगा, या इस तरीके का कुछ अनहोनी नहीं होगा, ठीक है। तो पूरे पावर सिस्टम को जो ट्रैक्शन सिस्टम है, जहाँ पावर सिस्टम से सप्लाई आ रही है, क्लियर, उसको रिलायबल कंटिन्यू बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल एक स्मूथ अरेंजमेंट करते हैं, क्लियर। और ऐसा स्मूथ अरेंजमेंट करते हैं किसी भी तरीके की कोई भी खराबी, कोई भी फॉल्ट नहीं है, और जो ट्रैक्शन सिस्टम में कंटिन्यूस अपनी सप्लाई आती रहे, ठीक है। और ट्रेन कंटिन्यूस अपने ट्रैक पे दौड़ती रहे, क्योंकि ट्रेन जो है उस पटरी पर 24 आवर ही रन करती है, ठीक है। कभी भी ट्रैक खाली नहीं होता है, क्लियर। तो उस तरीके से अपने को इस तरीके से अरेंजमेंट करना है। लेकिन जब भी कोई सी भी चीज़ को हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं सामने आती हैं, ठीक है। कि अगर वो अपनी समस्याएं सामने आ जाती हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना जो सिस्टम है वो किसी भी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस समस्या से निपटने के लिए उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन भी लेके आते हैं। तो उसी तरीके से जब भी अपन ओवरहेड जो अपना आगे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, इसको क्यों यूज किया जा रहा है। इसलिए इस तरीके की समस्या आई होगी, तो इसलिए उनको सॉल्व करने के लिए इस तरीके के इक्विपमेंट यूज किए। जैसे सर्किट ब्रेकर क्यों यूज किया गया, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का मेन काम ही है, ठीक है, कि पूरे तंत्र को, सिस्टम को एक सुरक्षा तंत्र देना, बचाना। अगर वो नहीं होगा तो ठीक है, तो क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम कहीं फॉल्ट होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा, जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। उसके बिना भी अपन काम चला सकते हैं, लेकिन वो तब तक काम करेगा जब तक फॉल्ट नहीं हुआ है, ठीक। जैसे ही फॉल्ट होगा पूरा सिस्टम आपका डैमेज होगा, ठीक। लेकिन उसी फॉल्ट से बचाने के लिए अपन सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। तो उसी तरीके से बहुत सारे अपने इक्विपमेंट यूज होता है, और सबका अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है कि इस तरीके से ये इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया जाए तो हम इस तरीके से अपन क्या करते हैं कि ओवरहेड जो आपका वायर है उसमें कंटिन्यूअस सप्लाई दे सकते हैं, और वहाँ से जो पेंटोग्राफ के द्वारा कंटिन्यूअस सप्लाई ले सकते हैं और अपने लोकोमोटिव को कंटिन्यूअस रन करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी हम लोग देखा था सेक्शनिंग, सब सेक्शनिंग एंड एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शनिंग, सब सेक्शनिंग, पैरेललिंग, ठीक है, फीडिंग, ये सब क्या है कि ये बिल्कुल ये मत समझ जाना कि वो ट्रैक की बात हो रही है, ठीक है। जब भी ट्रैक की बात हो तो आप समझ जाना कि जो ओवरहेड जो ऊपर का वायर है उसकी बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो ये क्योंकि पटरी में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर रेलवे में कुछ भी अरेंजमेंट करना है उस पर तो ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन सप्लाई अपन कहाँ से ले रहे हैं, ओवरहेड और कंडक्टर से ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका सेक्शनिंग, सब सेक्शनिंग, एलिमेंट्री, जो भी आपका अरेंजमेंट होगा, ठीक है, तो उसी तरीके से आपका होगा, ठीक है।
कि वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है आपका, कि आपका ओवरहेड कंडक्टर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अभी जो अपना ये यूनिट 3 है उसमें पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड कंडक्टर यूज इन ट्रैक्शन सिस्टम, वो कौन कौन से आपके ओवरहेड इक्विपमेंट हैं जो आपके ट्रैक्शन सिस्टम में यूज होते हैं, ठीक है। कुछ के बारे में तो आप लोग जानते हो, ठीक है, बाकी कुछ जो चीज़ें हैं उसके बारे में 1 by 1 करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए डिटेल में जाना चाहता हूँ, इसलिए बेसिक से लेके चलता हूँ कि आपको एग्जाम्स में अच्छे नंबर के साथ साथ आपको दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो वहाँ ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन सॉल्व आता है तो जाकर बेसिक क्लियर रहता है, आप देखते ही आप टिक कर दो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझते चलो, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम लोग जो पहला टॉपिक है कि देखेंगे कि ओवरहेड कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, जो आपका सिलेबस के अंदर पहला ही पॉइंट था, क्लियर। तो देखिए इसमें, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो बहुत तरीके के ओवरहेड इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है। और स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 5 तरीके का ओवरहेड इक्विपमेंट है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जो पहला है वो पहला है आपका ऑटोमेटिक वेट, टेंशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका अनइंसुलेटेड ओवरलैप, तीसरा है इंसुलेटेड ओवरलैप, चौथा है न्यूट्रल सेक्शन, ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग जानते हो और एक बार डिस्कस करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद है आपका सेक्शन इंसुलेटर, तो देख लीजिए पहला है आपका ऑटोमेटिक वेट, टेंशन एंड टेम्परेचर, दूसरा है अनइंसुलेटेड ओवरलैप, तीसरा है इंसुलेटेड ओवरलैप, चौथा है न्यूट्रल सेक्शन एंड पांचवा है सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। तो ये आपके क्या है कि 5 तरीके के डिफरेंट ओवरहेड इक्विपमेंट हैं जो आपके ट्रैक्शन सिस्टम में ओवरहेड में हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला जो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहला जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो है आपका ऑटोमेटिक वेट, टेंशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरा डिस्कस करेंगे अनइंसुलेटेड ओवरलैप, तीसरा डिस्कस करेंगे इंसुलेटेड ओवरलैप, चौथा न्यूट्रल सेक्शन, पांचवा सेक्शन इंसुलेटर। तो इन 5 जो आपका कंपोनेंट है इसके बारे में अपने को ये करना है कि डिफरेंट टाइप के यही आपके ओवरहेड इक्विपमेंट है जो कि ट्रैक्शन सिस्टम में यूजर है। कोई पूछेगा कितने तरीके का, तो 5 तरीके का नाम बता देना। पहला है आपका ऑटोमेटिक वेट, टेंशन एंड टेम्परेचर, अनइंसुलेटेड ओवरलैप, इंसुलेटेड ओवरलैप, न्यूट्रल सेक्शन एंड सेक्शन इंसुलेटर, ठीक है। इन सब का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ओवरहेड जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओवरहेड कंडक्टर है तो उसको हम लोग अरेंज करते हैं, उसमें सप्लाई को दौड़ाते हैं और विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं, अपने लोकोमीटर को दौड़ाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, ठीक है। देखें यहाँ पे इट इज़ द पार्ट ऑफ आपका पार्ट ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। तो पावर सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं सैग एंड टेंशन, ठीक है, सैग एंड टेंशन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पावर सिस्टम का पार्ट है बट यहाँ पे ये यूज होगा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। आप देखना कि जब भी कोई ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, उनके बीच में इस तरीके से पैराबोलिक कर्व बनता है। ये देखो बिल्कुल क्या है, इस तरीके का कर्व बनता है, ठीक है, बिल्कुल आपका टाइट नहीं होता है, ठीक है। टाइट नहीं होने का रीज़न क्या है, ठीक है, अगर दोनों पोल पे इसको हम लोग टाइट कर दिया जाए तो क्या होता है कि बहुत सारा जो अपना इन्वायरमेंट और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि पटरी को बीच में स्पेस क्यों छोड़ते हैं, क्लियर, बचपन में हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं कि पटरी को बीच में अपना जगह क्यों छोड़ते हैं। उसका रीज़न यही है कि गर्मी के टाइम में उनमें क्या होता है कि उनमें वो फैलती हैं और सर्दी के टाइम पर वो क्या होती है आपस में सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपका इस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन है, क्लियर, तो गर्मी के टाइम पे क्या होगा कि जो भी कंडक्टर है जो मेटल का वो, ठीक है, उनमें एक्सपेंशन होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और सर्दी के टाइम पे क्या होगा कि वो आपस में सिकुड़ने लगेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि अगर बिल्कुल टाइट कर दिया जाए, बिल्कुल टाइट कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर जैसे ही आपका मतलब कि समर का सीजन है, बहुत गर्मी है, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, बहुत टाइट किया हुआ जाए तो ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मतलब कि अनबैलेंस कंडीशन आ सकता है, ठीक है। बहुत बार इसमें क्या होता है कि विंड का,
ठीक है, अगर कोई विंड का प्रेशर आता है, ठीक है, अगर कोई ठंडी जगह है तो अगर इस पे आइस की कोटिंग होगी, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, ठीक है। जब भारी हो जाएगा, ठीक है, तो जो वेट है जो नीचे की तरफ आपका लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है, बिल्कुल अगर बिल्कुल फिक्स कर दें, एकदम टाइट करके रखें, तो उससे क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है वो, ठीक है, जहाँ पे पोल पे लगा है वो ब्रेक कर जाएगा या बहुत तरीके की परेशानी आ सकती है, ठीक है। अपन वहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपने को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि एक सैग एंड टेंशन होता है, ठीक है, और दोनों में ये रिलेशन होता है कि सैग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, ठीक है, कि अगर आपका टेंशन बढ़ेगा, अगर आपका टेंशन बढ़ेगा, ठीक है, तो जो आपका सैग है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंशन है वो कम होगा तो आपका सैग है क्या है, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, जो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सैग, ठीक है, कि अगर अपन लोग सैग को बढ़ाते हैं, अगर अपन सैग बढ़ाएंगे तो आपका टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर सैग कम करेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ेगा तो यहाँ यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा, दोनों साइड में कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे जैसे अपन सैग, क्योंकि क्या होगा, सैग बढ़ रहा है, सैग बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर सैग घट रहा है, ठीक है, अगर सैग अगर देखिए यहाँ पे कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर आपका जो सैग है वो बढ़ रहा है तो आपका टेंशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अगर सैग जो है ये कम हो रहा है, ठीक है, ये अगर कम हो रहा है तो टेंशन जो यहाँ पे है क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस अपने को यही ध्यान में रखना है कि सैग एंड टेंशन में क्या होता है, रिलेशन होता है कि सैग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, क्लियर, पावर सिस्टम में, और आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो सेम अपन इस चीज को अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सेम इसको अपन इस लाइन में, क्योंकि यहाँ भी क्या है कि अपन बहुत सारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का जो अपना कंडक्टर होता है वो कई किलोमीटर तक होता है, तो उसमें ये सैग एंड टेंशन वाली समस्या आपकी को है भी, तो वो भी एक कंडक्टर ही है, ठीक है, उसमें भी क्या हो, पावर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो अपने को ये रिलेशन ध्यान में रखना है कि टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैग। अगर सैग बढ़ेगा तो टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है, अगर सैग कम हो जाएगा तो टेंशन बढ़ जाएगा, क्लियर, टेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है। कि अगर आपका सैग बढ़ रहा है मतलब ये आपका कर्व बढ़ रहा है, तो ठीक है, जो टेंशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सैग जब कम होगा, जब सैग कम होगा, जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को बस ये रिलेशन ध्यान में रखना है। तो अपन यहाँ पे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिक वेट, टेंशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। सेम वही चीज कि अगर जो अपना ट्रैक होता है उसके ऊपर कई किलोमीटर तक अपना क्या होता है, इस तरीके से कंडक्टर क्या होता है, इंस्टॉल किया हुआ रहता है, ठीक है। तो उस पर भी इस तरीके से इन्वायरमेंट का, टेम्परेचर का इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से ये मेरा क्या है कि यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने एक अरेंजमेंट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक अरेंजमेंट बना रखा है। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि ये आपका क्या है कि ये वायर है, ऊपर वाला वायर को हम लोग बोलते हैं कैटेनरी वायर, ठीक है। और ये जो आपका जो नीचे वाला वायर है, ये वाला जो वायर है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। ऊपर वाला जो वायर है वो कैटेनरी वायर, नीचे वाला वायर है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। तो हम ध्यान में रखिए कि जो अपना लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव के छत के ऊपर एक पेंटोग्राफ रहता है, ठीक है, एक पेंटोग्राफ रहता है, ठीक है। और उस पेंटोग्राफ का मेन काम क्या है कि वो जो उसके ऊपर ओवरहेड में जो कंडक्टर होता है उसको वो टच करते रहता है, उसको वो क्या करेगा, वो टच करते रहेगा कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये हमारा लोकोमोटिव है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये पेंटोग्राफ होता है, ठीक है, ये पेंटोग्राफ होता है। और इस कॉन्टैक्ट वायर को टच करते रहता है और ट्रेन अपना 100, 150, 120, 80, 50 जिस भी स्पीड से अपनी दौड़ती चली जाती है। और ये क्या होता है कि इस वायर के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, और ये क्या करता है, करंट को कलेक्ट करके अपने लोकोमोटिव को देता है और यहाँ से अपनी ट्रेन चलती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख मैंने क्या बोला कि
टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, अपना मौसम चेंज होते रहता है, कभी विंटर है, कभी समर है, ठीक है, कभी रेनी सीजन है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सैग एंड टेंशन वाला जो इफेक्ट है ना, यहाँ पे भी आएगा। सैग एंड, ठीक है, कि अगर गर्मी के टाइम पे क्या होगा कि इसका जो जो कंडक्टर है उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। सर्दी के टाइम में आपस में क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि सपोज दैट कि हर एक केस में क्या होना चाहिए कि जो अपना लोकोमोटिव है उसके ऊपर जो पेंटोग्राफ लगा हुआ है, ठीक है, तो हर एक केस में क्या होना चाहिए कि हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन होना चाहिए, क्लियर, कि हमेशा जो उनका लेवल होना चाहिए इस कॉन्टेक्ट वायर का बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्मी के टाइम पे क्या हो गया कि नीचे, बिल्कुल नीचे आ गया, और सर्दी के टाइम पे क्या हो गया, थोड़ा सा सिकुड़ गया तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर गर्मी का टाइम है उसमें जो अपना सैग है वो अपना क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो वायर है, ठीक है, थोड़ा नीचे आ गया, तो ये जो आपका यहाँ पे पेंटोग्राफ लगा हुआ है ना, उस पर वजन बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंडक्टर का वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो अपना पेंटोग्राफ है जो इसे सटा हुआ है, ठीक है, इस पे वजन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से आपको जो पेंटोग्राफ है वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है। या अगर सर्दी का मौसम है तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो भैया जैसे ही ऊपर चला जाएगा तो जो पेंटोग्राफ है इसको टच ही नहीं करेगा, ठीक है। इस वायर को टच करने के लिए इस पेंटोग्राफ को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी सही नहीं है, ठीक है, वो भी सही नहीं है कि गर्मी के टाइम पे, ठीक है, वो जो आपका कंडक्टर का जो प्रेशर है इस पेंटोग्राफ पे पड़ रहा है, ठीक है, और सर्दी के टाइम पे जब, ठीक है, जो आपका सैग है वो कम हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वायर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पेंटोग्राफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं उस वायर को टच करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्या होगा कि इसकी वजह से जो अपने पेंटोग्राफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देन इस कंडीशन से निपटने के लिए, ठीक है, ताकि आपका कोई भी सीजन हो, आपका गर्मी हो, जाड़ा हो, ठीक है, हर एक कंडीशन में ये जो कॉन्टेक्ट वायर है ना, ठीक है, जिस लेवल पे है उसी लेवल पे मेंटेन रहे, और ना तो पेंटोग्राफ पे आपका गर्मी के टाइम पे वजन ज़्यादा बढ़े, ना ही सर्दी के टाइम पे पेंटोग्राफ को ऊपर करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए अपन एक क्या करते हैं, एक डिवाइस लगाते हैं यहाँ पे डिवाइस लगाते हैं जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वेट टेंशन, ठीक है, ऑटोमेटिक वेट टेंशन, क्लियर। यहाँ पे इसका पूरा नाम है टेम्परेचर कंपनसेशन, ऑटोमेटिक वेट एंड टेम्परेचर कंपनसेशन। टेम्परेचर कंपनसेशन, ठीक है। तो इसी समस्या से अपन निपटने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक ऑटोमेटिक वेट टेंशन लगाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो आपका जो टेम्परेचर कंपनसेशन है उसको कंपनसेट करते हैं, ठीक है। कि अगर टेम्परेचर की वजह से इस कॉन्टेक्ट वायर में किसी भी तरीके का चेंजिंग होता है, ठीक है, अगर गर्मी के टाइम पे, ठीक है, इनका जो लेंथ है वो बढ़ रहा है, ठीक है, सर्दी के टाइम पे लेंथ अगर सिकुड़ रहा है, ठीक है, तो इनसे निपटने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक वेट टेंशन, ठीक है। और देन उसकी वजह से जो आपका टेम्परेचर कंपनसेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा पहले अपन इसको स्ट्रक्चर का समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि हमेशा क्या होता है कि जब भी अपन ओवरहेड वायर दौड़ाते हैं तो हमेशा दो पोल होता है, ठीक है। दो पोल के बीच में, जैसे अपने घर के आसपास भी देखना है कि जब जो भी अपना ओवरहेड कंडक्टर है, ठीक है, दो पोल होता है उसके बीच में अपना दौड़ाते हैं, फिर आगे पोल होता है, मतलब हर एक कुछ डिस्टेंस पे। इसके लिए भी एक पैरामीटर डिसाइड किया गया है कि हर एक कुछ डिस्टेंस पे अपना पोल होता है और उसके बीच में अपन क्या करते हैं कि कंडक्टर को दौड़ाते हैं, और दो पोल के बीच का जो लेंथ होता है उसको स्पान लेंथ बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। कि जो आपका दो पोल होगा उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ को बोलेंगे स्पान लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपल आपका सपोर्ट है, टावर है, ठीक है, और इसी के ऊपर आपका क्या है, इस तरीके से हम लोग अरेंज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस इंड पे ये आपका क्या है, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ से आपका क्या है कि काउंटर वेट लटका हुआ है जिसका वेट होता है 400 kg, ठीक है, और ये आपका क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, बकल सिस्टम लगा दिया, ये आपका इंसुलेटर है, इस तरीके से आपने पिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर को देखा होगा, ठीक है, देखा होगा, ठीक है, ये आपका इंसुलेटर है, क्लियर। और इसी से आपका कनेक्टेड है जो अगर अपन बात करें ट्रैक्शन सिस्टम में, तो जो ऊपर वाला वायर होता है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं कैटेनरी वायर, और जो उसके जस्ट नीचे वाला वायर होता है जिसे आपका ये पेंटोग्राफ टच करते रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है। तब देखिए तो इस तरीके का बिल्कुल कंस्ट्रक्शन होता है, अपने को बिल्कुल क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मैंने क्या बोला कि अगर समर सीजन में, ठीक है, अगर इसका वेट नीचे हो जा रहा है कंडक्टर का, मतलब और
विंटर में क्या हो रहा है, ये ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से पेंटोग्राफ कभी पे वेट बढ़ रहा है या कभी ऊपर खड़ा है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए, ठीक है, हमेशा एक ही लेवल मेंटेन करने के लिए अपन इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, ऑटोमेटिक वेट टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक एंड पे हम लोग एक 400 केजी का काउंटर वेट लगा देते हैं। एक 400 केजी का एक काउंटर वेट लगाते हैं, और ये क्या है, आपका रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये गोल गोल जो आपका पुली लगा हुआ है, ठीक है, इसी से आपका जो है आपका काउंटर वेट लटका हुआ है, ठीक है। सपोज दैट अब इस काउंटर वेट का आप ये देखिए, मैजिक देखिए, ठीक है। सपोज दैट ये जो काउंटर वेटर है ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उस लेवल को जज करके क्या करेगा, उसको मेंटेन करने का कोशिश करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ही अगर ये जो कंडक्टर है ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका काउंटर वेट लगा हुआ है यहाँ पे, जो इसी से अटैच है, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। 400 केजी जो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये जो कॉन्टेक्ट वायर है ये नीचे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो काउंटर वेट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे की तरफ आके जब आएगा तो ये क्या होगा, धीरे धीरे खींचने लगेगा, ठीक है। ये तब तक नीचे की तरफ आएगा जब तक कि वो अपना जो यूनिफॉर्म लेवल है उसको मेंटेन नहीं कर ले। क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आपका विंटर का मौसम है, ठीक है, जब विंटर का मौसम है तो ये क्या करेगा, ये सिकुड़ना चालू हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये जो आपका वेट लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये फोर्स लगेगा, तो इसको ऊपर जाने ही नहीं देगा, और इसको इसी जगह पे क्या करेगा, रोक के रखेगा। और उससे क्या होगा अपना कि जो यूनिफॉर्म जो लेवल है वो आपका क्या रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि आपका दोनों साइड में एक पोल यहाँ लगा हुआ है और एक पोल यहाँ जो लगा हुआ है, ठीक है, आगे भी पोल्स लगे हुए हैं, तो हमेशा दोनों एंड पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से काउंटर वेट लगाते हैं। और काउंटर वेट इसलिए लगाते हैं कि अगर इसमें किसी भी तरीके का टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से कंडक्टर के लेवल में किसी भी तरीके का एक्सपेंशन होता है, चेंजिंग होता है, तो ये इसको रोक के रखेगा। और हमेशा जो कॉन्टैक्ट वायर है उसको क्या करेगा, ये एक यूनिफॉर्म लेवल पे मेंटेन करके रखेगा, ताकि ट्रेन कितनी भी स्पीड से दौड़े, 100-120 किलोमीटर की रफ्तार से, तो ठीक है, ये यूनिफॉर्म लेवल मेंटेन रहे और कंटिन्यूअस जो आपका पेंटोग्राफ है उस कॉन्टैक्ट वायर को टच करके और अपना सप्लाई को कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो अब समझ में आ गया। कोई पूछे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि जो काउंटर वेट लगा हुआ रहता है वो कितने केजी का होता है, ठीक है, वो 400 केजी का होता है, ठीक है, जो कि दोनों साइड में लगा हुआ है। 400 केजी का काउंटर, एक इधर भी और एक इधर भी, ठीक है। देखिए सेम इसी चीज को मैंने यहाँ भी दिखा दिया है कि देखिए जो काउंटर वेट लगा हुआ है, ठीक है, 400 केजी का, एक दोनों साइड में आपका लगा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड में लगा हुआ है। कितने का होता है, 400 केजी, 400 केजी का इधर भी और ये 400 केजी का इधर भी, ठीक है। दो अपना टावर के बीच में, ठीक है, दो खंबे के बीच में इस तरीके से आपका काउंटर वेट होता है, जिसका वेट कितना होता है, 400 केजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक गेम और है कि इस काउंटर वेट की वजह से, ठीक है, जो है ये तो आपका ऊपर वाला कैटेनरी वायर है और ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ठीक है। तो इस काउंटर वेट की वजह से, ठीक है, जो कैटेनरी वायर है, कॉन्टैक्ट वायर में 100 केजी का टेंशन क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है, 100 केजी का टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है कि जो आपका लेवल है ना वो हमेशा मेंटेन रखा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस 100 केजी काउंटर वेट की वजह से कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर में कितने केजी का टेंशन क्रिएट होता है। तो दोनों वायर में 100 केजी का जो टेंशन होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे सिंपल, ये आपका क्या है, एक खंबा है, टावर है, जिसको हम लोग ने सपोर्ट बोला, ठीक है। और देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ऑटोमेटिक वेट टेंशन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे काउंटर वेट लगा है 400 केजी का, और इस तरीके से ये पुली होती है, ठीक है, क्योंकि घूमेगा कैसे, ठीक है। पुली अगर मान लो कोई वेट लटका हुआ है, ठीक है, तो पुली होता है, रोटेटिंग एक डिवाइस होता है, उसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे पुली में आप देखना पुराने जमाने क्या होता है, वो कुआं से पानी निकालते थे, पुली लगा हुआ रहता था, ठीक है। तो और उसी के ऊपर क्या होता था कि रस्सी रहता था, ठीक है, और ऐसे हम लोग क्या करते थे, उसको खींचते थे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पुली, ठीक है, जो रोटेट करने के काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, रेगुलेटिंग इक्विपमेंट इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट करा सकते हैं, मतलब वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे अपना हो सकता है इस रेगुलेटिंग इक्विपमेंट की वजह से। क्लियर कि अगर आपका जो उसका जो समर के टाइम में अगर नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है,
ये नीचे आ जाएगा, अगर और विंटर के टाइम में ये ऊपर, मतलब ये रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है, अपन कंडीशन के अनुसार इसको रेगुलेट करेगा। इस काउंटर वेट को अप डाउन जैसा भी करना हो, उस लेवल को यूनिफॉर्म रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए उसको ये कहकर एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये यहाँ का बकल है, ठीक है। बकल की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको टर्न करा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। इंसुलेटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि इनके रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है, इसके अंदर किसी तरीके का करंट फ्लो नहीं हो, ठीक है। जब इस, ठीक है, क्योंकि इसका करंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो देना इस तो ये रेगुलेटिंग इक्विपमेंट खराब हो सकता है, इसी वजह से आपका टावर में भी जो खंभा है उसमें भी करंट आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इंसुलेटर लगाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका इक्वलाइजिंग रिंग, इंपॉर्टेंट चीज है इक्वलाइजिंग रिंग, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, आपस में कनेक्ट करने के हम लोग क्या करते हैं कि इक्वलाइजिंग लिंक यहाँ पे इस तरीके से आपका बीच बीच में कनेक्टेड होता है, ठीक है। दोनों के बीच में जो सेपरेट जो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं ये लिंक का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। इक्वल का मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वलाइजिंग लिंक आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट वायर और कैटेनरी वायर के बीच में हम लोग इक्वलाइजिंग रिंग क्या है कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला वायर है वो कैटेनरी वायर है, नीचे वाला कॉन्टेक्ट वायर है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि सेम इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये आपका क्या है कि दो आपका क्या है, दो टावर लगा हुआ है और उनके बीच में ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट होता है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो इस तरीके का जो काउंटर वेट लगाया जाता है ना, ठीक है, अगर हम लोग बात करें को एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में, अगर हाई स्पीड के लिए बात करें, ठीक है, हाई स्पीड ट्रैक की जहाँ पे हाई स्पीड की ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो वहाँ एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग होता है 72 या 75 मीटर, ठीक है। तो 72 मीटर टू 75 मीटर, ठीक है। मतलब कि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी होती है लगभग 72 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके का जो काउंटर वेट है हर एक 72 मीटर पर हम लोग लगाने लगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हर एक 1500 मीटर पे इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, काउंटर वेट यूज करेंगे, ठीक है। अपने को हर एक 72 मीटर पर नहीं करना है, क्योंकि दो खंबे के बीच का जो डिस्टेंस होता है 72 मीटर होता है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब हर एक 72 मीटर पर इस तरीके का काउंटर वेट पूरा अरेंजमेंट करे तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ना हर एक 1500 मीटर पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर एक 1500 मीटर पे ये आपका क्या ऊपर वाला जो कैटेनरी वायर है, नीचे वाला आपका क्या है जो है आपका कॉन्टेक्ट वायर है, ठीक है। और इस तरीके से जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखा रखा है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन से ये क्या है, बीच का खंबा है, टावर है, 1 2 3 4 इधर है, ठीक, सॉरी 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है, और बीच में हम लोग ने यहाँ पे एक रेड लाइन से बीच में इस तरीके से दिखा रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्रिप, ठीक है। ये आपका जंपर है, ठीक है, ये आपका कॉन्टेक्ट वायर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस कितना होता है वो 1500 मीटर होता है, और दोनों साइड में 400 kg का वेट आपका लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे आप समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला कि हर एक 72 मीटर पे क्या होता है कि अगला टावर होता है, ठीक है। तो हर एक खंबे के साथ हम लोग इस तरीके से जो काउंटर वेट को या इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक 1500 मीटर पे कोई पूछता है कि जो आपका इस तरीके से ऑटोमेटिक वेट टेंशन है कितने डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं इसको लगाते हैं, तो हर एक 1500 मीटर पे हम लोग इसको लगाते हैं, ठीक है। जबकि एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच की दूरी कितनी होती है, 72 मीटर या 75 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है 1500 मीटर है, तो इसका हाफ कितना होगा, 750 मीटर, ठीक है। तो 750 मीटर पर हम लोग इस तरीके से क्या करते हैं कि एंटी क्रिप लगाते हैं, ठीक है। एंटी क्रिप, अब उसका भी हम लोग काम देख लेते हैं, ठीक है, कि एंटी क्रिप का काम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 750 मीटर। सपोज डैट देखिए यहाँ पे ये मेरी क्या है, ये मेरी लोकोमोटिव है, ट्रैक के ऊपर मेरी लोकोमोटिव क्या है, रन कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब कोई ट्रेन 100 की स्पीड में भागी जा रही है, ठीक है, तो ठीक है। अब ये जो आपका पेंटोग्राफ है इस कॉन्टेक्ट वायर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब ये 100 के स्पीड में, 120 की स्पीड में ये क्या आ रही है, जो अपनी ट्रेन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से दौड़ी जा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये इस वायर के साथ आपका कनेक्टेड है, तो इसमें, ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें टेंशन क्रिएट होगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट में। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपने साथ साथ ये वायर भी इसके साथ स्लाइड होना चालू हो जाएगा,
ये वायर भी यहाँ से स्लाइड होना चालू हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, अगर यही जो आपका जो ट्रेन है इस डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रही है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो इसके साथ पेंटोग्राफ इस कॉन्टैक्ट वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसके साथ अटैच है, तो इसके साथ अगर ये लोकोमोटिव अब इस डायरेक्शन में दौड़ेगी, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे वेट लगाए हुए ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपन बात करें तो इस तरीके से एक तरीके क्या हो गया कि पूरे लाइन में एक अनबैलेंस फिर से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कि जिस भी डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, ठीक है, जो कॉन्टैक्ट वायर है उसी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये इस तरीके से पुली लगी हुई है। ठीक है, पुली लगी हुई है और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो वेट लगा हुआ है, ठीक, इसको हम लोग फिक्स नहीं करते। जब हम लोग फिक्स कर देंगे तो जो अपन काम जो करना चाह रहे थे कि इसको यूनिफॉर्म रखने का, तो आगे काम ही नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग पुली की सहायता से ये क्या होता है, स्मूथ होता है, रोटेटिंग होता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट वायर लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा कि अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये पुली जो है, पुली की सहायता से जो पूरा का पूरा जो वेट है, ठीक है, ये आगे की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये जो वेट है धीरे धीरे इस साइड में आपका मूव करने लगेगा। ठीक है, तो देन हम लोग इसी समस्या से निदान पाने के लिए हम लोग बीच में ठीक इस तरीके से हम लोग पोल बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्रिप। ठीक है, और ये क्या होता है कि 750 मीटर पर लगा देते। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इस तरीके से जो आपका जो वेट वाला एंड है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आप टावर लगा दिया। ठीक है, एक इसका साइड ये हो गया है, दूसरा साइड ये हो गया, सपोज दैट, मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड में इसको पकड़ के कस देंगे। ठीक है, पकड़ के कस देंगे, मतलब कि इसका जो इफेक्ट है यहाँ तक रहेगा और इसका जो इफेक्ट है यहाँ तक रहेगा, मतलब आधा आधा बट गया। ठीक है, तो तो जो आपका पूरा का पूरा 1500 मीटर का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसमें आपका ये नहीं है ये ऊपर हो रहा है ये नीचे हो रहा है। ठीक है, तो आधे 750 मीटर के डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका कॉन्टैक्ट वायर इसको अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, कस देंगे। ठीक है, मतलब उसको बांध देंगे कि इस तरीके का अपने पास अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेन आगे जा रही है, ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके साथ आगे की तरफ जा रहा है, अगर इस साइड में आ रही है तो इस साइड में आ रहा है। ठीक है, तो देन 90 क्रिप का काम यही है कि बिल्कुल जो दो पोल के बीच का पॉइंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के ये जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं, ताकि जो कंट्रोल वेट है जो दोनों साइड में लगा हुआ है वो अपने आधे डिस्टेंस पे उसका इफेक्ट हो और इस तरीके का जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो एक्टिविटी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से देख लिए कि विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक वेट टेंशन हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है उसका जो लेवल है उसको यूनिफॉर्म रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रखने का कोशिश रखते हैं। जो आपका काउंटर वेट होता है वो कितने का होता है, 400 kg का होता है, और इस काउंटर वेट की वजह से कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर दोनों में 100 kg का क्या होता है, टेंशन आपका क्या होता है, वो क्रिएट होता है। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका अरेंजमेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा होगा, ट्रू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, सेम इसी चीज को समझाने के लिए लिखा है ट्रू एंड फ्रो मोशन, जिसको ऑक्सीलेशन बोलते हैं, पेंडुलम। ठीक है, ट्रू एंड फ्रो मोशन किसको बोलते हैं? ठीक है, कि जैसे मेरी ये लोकोमोटिव हुई, ठीक है, अभी तक जो एंटी ग्रिप नहीं लगाया मैंने, ठीक है, उससे पहले ये लोकोमोटिव मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में 120 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, तो ये वायर कहाँ पे जाए, आगे की तरफ जाएगा। अगर लोकोमोटिव पीछे की तरफ आ रही है तो ये पीछे गया, मतलब ट्रू आगे पीछे इस तरीके से आपका क्या होता है, एडजस्टमेंट होते रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू एंड, पेंडुलम कैसे होता है, आगे पीछे, जिसको हम बोलते हैं ट्रू एंड फ्रो मोशन। और इसी ट्रू एंड फ्रो मोशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटी ग्रिप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रू एंड फ्रो मोशन को रिड्यूस करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग एंटी ग्रिप लगाते हैं। और एंटी ग्रिप क्या होता है कि बिल्कुल जो 1500 मीटर के आधे में लगा हुआ रहता है और दोनों साइड के एंड को ये क्या करेगा, आपस में फिक्स कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन वाला जो एक्टिविटी हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका एक टॉपिक था जो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हम लोग इतना सारा अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये जो कॉन्टैक्ट वायर है ना, वो किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी वेदर में, इसका जो लेवल है हमेशा एक लेवल पे बना रहे, ना ऊपर हो या नीचे हो। ठीक है, और ट्रेन कितनी भी स्पीड से दौड़े, जो आपका पेंटोग्राफ है, जो करंट कलेक्टिंग सिस्टम है, उसी
ऊंचाई से आप जो करंट को कलेक्ट कर सके और देन लोकोमोटिव को दौड़ा सके, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने ये अपन समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको 1 by 1 करके पॉइंट आउट भी करा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।